दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम बहुत आसान से बहुत इजीली इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट। हमारा चैप्टर क्या है? सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो चलिए, तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग मैटर के बारे में जान जाते हैं कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर मतलब पदार्थ या पदार्थ। तो जो हमारे पदार्थ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और गैस पता ही है कि गैस हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। इसको हम कहाँ पढ़े थे? 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। गैस को हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। और लिक्विड जो है जनरली फिजिक्स का होता है। जनरली किसका होता है? फिजिक्स का होता है, ठीक है ना। जनरली किस में पढ़ा जाता है? फिजिक्स में पढ़ा जाता है। तो सॉलिड को हमको इस लेसन में पढ़ना है। सॉलिड को हमको इस लेसन में क्या पढ़ना है? सॉलिड पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब अगर हम बात करें जनरली थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो सॉलिड होता है, और इस पता ही है कि हर एक मैटर कुछ मॉलिक्यूल्स या कणों से मिलकर बने होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है ना। तो जो सॉलिड होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी स्ट्रांगली अरेंजमेंट होता है इनका, बहुत पास पास। ये क्या होते हैं? बहुत पास पास अरेंज होते हैं, ठीक है ना। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। आई बात समझ में। और इनका जो शेप और साइज होता है, शेप हो, वॉल्यूम हो, ये सब क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। वॉल्यूम क्या होते हैं? वॉल्यूम और शेप फिक्स होते हैं। आई बात समझ में। अगर हम लिक्विड की बात करें, तो सॉलिड के कंपैरिजन में जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, यानी थोड़ा हाई ये होता है। सॉलिड का थोड़ा हाई होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके कंपैरिजन में? लिक्विड की कंपैरिजन में, ठीक। अगर इनके शेप और वॉल्यूम की बात करें तो इनका जो शेप होता है यानी साइज होता है, शेप, साइज और वॉल्यूम जो होते हैं, इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो क्या होता है? फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम ये फिक्स होता है, बट जो शेप और साइज होते हैं फिक्स नहीं होते हैं। देखते ही हैं, किसी भी लिक्विड को किसी भी बर्तन में डाल दीजिए आप, ठीक है ना, किसी भी चीज में डाल लीजिए, वो उसका शेप ले लेता है। इसलिए यानी इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, बट इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। आइए समझ में। अगर हम गैस की बात करें, गैस की बात करें तो ये भी लिक्विड की कंपैरिजन में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। यानी जब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर होने का मतलब है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बहुत कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा, यानी इसका ज़्यादा होगा, ठीक। और रही बात शेप और वॉल्यूम की, शेप और वॉल्यूम की बात करें तो इसका दोनों फिक्स नहीं होता है। शेप और वॉल्यूम इसका दोनों फिक्स नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है।
चलिए, तो हमको इस लेसन में क्या पढ़ना है, जनरली फिजिक्स पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सॉलिड को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो हम सॉलिड के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसको देख लेते हैं। सॉलिड के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसको देख लेते हैं। सॉलिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है। पहले बात करेंगे किसकी, शेप की। इसकी बात करेंगे शेप की। तो जो सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी है ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है, जो इसका शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसका जो तुम्हारा शेप होता है, अभी हमने बताया भी कि सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। आई बात समझ में। अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है मतलब किसी चीज को कंप्रेस मतलब दबाना। कंप्रेस मीन्स क्या, दबाना। तो क्या हम किसी सॉलिड को दबा सकते हैं आसानी से, नहीं दबा सकते, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, लो होती है। यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, बहुत लो होगी, मतलब इसको हम आसानी से दबा नहीं सकते। अगर दबा देते तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती, हाई हो जाती, ठीक है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब समझिएगा, मतलब किसी चीज को फ्लेक्स मतलब ऐसे मोड़ देना, चाहे जिस शेप में चाहो उसको आसानी से ला दो, फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होती है, लो होती है। क्या किसी सॉलिड को, अगर अच्छा कोई सॉलिड है तो उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होती है, लो होती है। अगर अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो डिफ्यूजिंग की बात करें तो इसकी जो डिफ्यूजिंग होती है वो भी क्या होती है, लो होती है। डिफ्यूजिंग का मतलब समझिए, जैसे कोई गैस है, परफ्यूम होता है, गैस है ना, उसको जैसे ही स्प्रे करेंगे, यानी जैसे ही स्प्रे मारेंगे, देखेंगे पूरे रूम में आराम से फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। आई बात समझ, पूरे रूम में आसानी से फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये आसानी से डिफ्यूज नहीं होता है, इसलिए इसकी डिफ्यूजिंग भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है गलना। जब ये क्या होती है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना प्रारंभ करती है, गलना शुरू करती है, मतलब कि ठोस से द्रव में जैसे ही आना प्रारंभ करती है, यानी मेल्ट, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है होती क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई। रीजन, क्योंकि रीजन हमने बताया था कि जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि काफी पास पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इसकी वजह से हम इसको मेल्ट करने में हमें क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ता है। इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। आई बात समझ में। रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, हाई होता है, ठीक है। चलिए, अगर अगले की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि मेल्ट होने के बाद ही तो बॉयल करेगा। मेल्ट होने के बाद कोई चीज, मतलब सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में आएगी, लिक्विड के बाद ही तो बॉयल करेगा। आइए समझ में, बात को समझिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट जब हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा बॉयल करेगा ही नहीं। तो जब बॉयल करेगा नहीं, जब ये हाई है तो ऑलरेडी ये हाई होगा, ठीक है। अब अगर अगले प्रॉपर्टी की बात करें, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की बात करें, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है ना। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है। क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है। आएगा समझ में। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है। मतलब कि इसमें ऊष्मा और विद्युत का जो चालन बोलते हैं ना, विद्युत चालकता, तो इसकी जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है सॉलिड की। ठीक है ना। सॉलिड की हीट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए गुड कंडक्ट होता है, मतलब अच्छी चालकता इसकी पाई जाती है। ठीक, आई बात समझ में। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इसमें हमको पढ़ना है सॉलिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। हमने देख लिया कि सॉलिड क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है ना। अगर बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए तब हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड को हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं। सॉलिड को हम दो पार्ट में बांट दिए हैं, मैं लिख रहा हूँ देखिएगा। पहला पार्ट है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, और अगला हमारा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, या इसको देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। दो पार्ट में बांट दिया गया, एक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस, एक हो गया अमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। आइए समझ। चलिए देखो, ये किस आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये क्रिस्टलीय सॉलिड होता है और ये एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है ना। इस लेसन में हालांकि हमें जनरली किसको पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। लेकिन हमें अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग जो डिफरेंस लेते हैं वो किस आधार पर लेते हैं। ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, किसके आधार पर ये किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के। जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इनके अरेंजमेंट के आधार पर, इनके अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग डिफाइन किए हैं दो पार्ट में। सही बात समझ में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है यानी जो सॉलिड जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर, उनके अरेंजमेंट के आधार पर हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया। पहला सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा का एमॉर्फस सॉलिड। आई बात समझ में। चलिए तो हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं हम, जैसे ले लीजिए, जैसे जनरली मैं चाक यूज कर रहा हूँ ना, ये चाक और मार्बल। चाक और मार्बल जो होते हैं दोनों सेम मटेरियल के होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम मटेरियल के होते हैं। बट देखेंगे चाक को तोड़ना आसान होता है। चाक जो होता है इसको आसानी से हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए आसानी से ब्रेक हो गया, आसानी से टूट गया। लेकिन जो मार्बल होते हैं क्या उसे हम आसानी से तोड़ पाते हैं, नहीं तोड़ पाते। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका जो अरेंजमेंट है सेम मटेरियल है, कैल्शियम कार्बोनेट सेम मटेरियल। बट क्या है कि इनके जो अरेंजमेंट है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, देखिए जो हमारा मार्बल होता है, क्या होता है, मार्बल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। बल्कि जो हमारा चॉक होता है, जो हमारा चॉक होता है ये किस में आता है, आपका एमॉर्फस सॉलिड में आता है। आई बात समझ में। ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, सेम होते हैं, लेकिन इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में मार्बल आ जाता है और ये एमॉर्फस सॉलिड में आ जाता है चाक। इस वजह से चाक को आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मार्बल को आसानी से हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब हम लोग देखते हैं अभी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दोनों में अंतर क्या है। आई बात समझ में। दोनों में हम लोग क्या देखते हैं, अभी अंतर क्या है तो देखते हैं। चलिए ठीक है, इसको यूज कर देते हैं।
देखते हैं कि अब दोनों में अंतर क्या है। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसके आधार पर देखते हैं, ठीक है ना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका मतलब है कि जो अवयवी कण होते हैं जिससे ये मिलकर बने होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि एक निश्चित क्रम में होते हैं। उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो मतलब एक दूसरे से जो अपना उनका अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? एक निश्चित क्रम का होता है, ठीक है ना। ये भी किस लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कुछ दूरी तक। आइए समझे, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक के लिए, ठीक है ना। जैसे समझिएगा बात, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास सॉलिड है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? ए और बी। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? ए और बी। तो जो इनका अरेंजमेंट होगा, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे है। ए, ये जैसे आपका ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। फिर देखिए इसके नीचे आपका बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी। इस तरीके से फिर अगला ले लेते हैं तो ए हो गया, बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया। कहने का मतलब है कि इसमें दो पार्टिकल है ए और बी। इनका रेगुलर अरेंजमेंट देखेंगे तो ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। मतलब इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो क्या है? एक निश्चित है। इनका जो अरेंजमेंट है क्या है? एक निश्चित है और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब पैसे भी चलते जाएंगे, आगे ये मिलते जाएंगे इसी अरेंजमेंट में। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसका भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसके लिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए। आई बात समझ में? रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखेगा, रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखेगा, बट कैसे दिखेगा? शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए दिखेगा। फिर उसके बाद इनरेगुलर हो जाएगा। कई बुकों में देखेंगे डायरेक्ट लिखा होता है कि ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये इनरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। सीधे सीधे लिखा रहेगा कि ये रेगुलर अरेंजमेंट और ये इनरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। लेकिन ये रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा आपको, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दिखेगा, उसके बाद इनरेगुलर दिखने लगता है। जैसे बात को समझिएगा, अभी इसके भी मान लेते कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो दो है, ए और बी। ठीक, तो ए और बी है, तो अगर इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ए बी फिर ए, अब यहाँ देखेंगे फिर ए बी, यहाँ पे देखेंगे बी ए बी ए, फिर यहाँ ए हो गया, फिर बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे तो दिखा ए बी ए, लेकिन देखिए 60 टर्म है, उसके बाद इनरेगुलर हो गया। आई बात समझे? बी ए बी दिखा लेकिन फिर इनरेगुलर हो गया। कहने मतलब दिखते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, लेकिन वो 60 टर्म के लिए होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आई बात समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। यही रीजन है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन इसको तोड़ना आसान होता है, क्योंकि ये इनरेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि ये कैसे होते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रॉपर्टी की बात करें, इसको, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, पहला डिफरेंस था। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड, ठीक है ना।
इसको क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, ठीक है ना, सूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है, या सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, बात को समझिएगा। मतलब समझिए, देखिए ये ट्रू सॉलिड इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है ट्रू होती है, मतलब ट्रू सॉलिड होती है, ठीक है ना, उनका फेस साइज जो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है पूरी तरह फॉलो करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सूडो प्लास्टिक या सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं कि बात को समझिएगा। जैसे ले लीजिए ग्लास, क्या ले लीजिए? ग्लास। आप ग्लास देखेंगे तो ग्लास भी आपका एक सॉलिड है। ग्लास क्या है? कांच। कांच एक तुम्हारा सॉलिड है। बट देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दिया जाए या कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जैसे कोई कांच का आपके पास ग्लास हो तो आप कोई कांच की ग्लास ले लेंगे तो देखेंगे कि अगर 4-6 साल से यूज कर रहे हैं तो देखेंगे कुछ समय बाद उसकी जो ऊपर की थिकनेस होती है, यानी जो मोटाई होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और नीचे की जो मोटाई या थिकनेस होती है वो क्या होती है? मोटी होती जाती है, बढ़ती जाती है। आप लोग देखिएगा ऐसा होता है। तो उसका रीजन है क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। कुछ समय में वो क्या होती हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करने होती है ग्रेविटी की वजह से। आपको पता ही है कि कोई चीज फ्लो करता है तो ऊपर से नीचे की तरफ आने शुरू कर, यानी जो लिक्विड होती है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होती है, ठीक है ना। यानी जो एमार्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड या तो सूडो सॉलिड। आई बात समझ में? चलिए अगले की अगर हम बात करें, अगले प्रॉपर्टी की, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगर अगले प्रॉपर्टी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की, इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है वो क्या होता है? शार्प होता है। क्या होता है? शार्प। पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। शार्प होता है, देखिए इसका क्या होता है? ग्रेजुअल होता है। क्या होता है? ग्रेजुअल होता है, शार्प नहीं होता है। मतलब समझिए, शार्प और ग्रेजुअल कहने का मतलब है कि जो हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, अगर इसको हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, यानी गलाते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। जैसे अगर NaCl की ही बात करें, अगर उसे हमें गलाना है, मेल्ट में लाना है, तो हम उसको क्या करते हैं? 700 से 800, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। और जो टेम्परेचर फिक्स होता है कि अगर हमारे पास कोई जैसे सॉलिड है, मान लेते हैं कोई सॉलिड है 120 डिग्री को, क्या होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, तो जैसे ही 120 डिग्री पे पहुंचेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो फिक्स टेम्परेचर पे है कि 120 डिग्री पे पहुंचेगा तभी करेगा। ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री पे है या 50 डिग्री पे तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। यानी वो शार्प होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि अगर हम इसकी बात करें, एमार्फस सॉलिड की बात करें, तो एमार्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअली होता है। मतलब कि जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक को जैसे ही गर्म करेंगे देखते हैं धीरे धीरे, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे उसको जैसे टेम्परेचर देना शुरू करेंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ग्रेजुअली मेल्ट होने लगता है। वो शार्पनेस उसमें नहीं होती है। आई बस इसमें शार्पनेस नहीं मिलता है, ठीक। चलिए अगर अगले की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझिएगा, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो अगली प्रॉपर्टी है एन आइसोट्रॉपिक। ये जो होता है वो कैसा होता है? एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक। और ये कैसा होता है? आइसोट्रॉपिक होता है। मतलब समझिए, एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब, देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि जैसे कि नाम देखते हैं ना, जनरली हम लोग अपना मतलब जो हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा बैड है, इसकी कंपेरिजन ये बैड है ये गुड है, हम ऐसा सोचते हैं कि ये गुड है या बैड है, ठीक। अगर ये गुड है और ये बैड है, जो एन लग गया ना तो समझ में आता है कि ये एन आइसोट्रॉपिक होगा और ये आइसो होगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये आइसोट्रॉपिक होता है और ये क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक। और इसका मतलब समझिए कि एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि
जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी सॉलिड की, किसी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट जो होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है, मतलब कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हर डायरेक्शन में अलग अलग पाई जाती है, ठीक है ना। इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो हर एक दिशा में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जबकि आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सभी डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। आई बात समझ में। जबकि इसका क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि इसकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में पाई जाती है। बात को समझिए। जैसे देखिए ये हमारे पास है ए बी करके है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में जाए, आप भी अपने कॉपी में करके देखिएगा कि अगर हम इसको इस डायरेक्शन में जाएं तो हमें जो मिल रहा है प्रॉपर्टी वो क्या मिलेगी, ए बी ऐसे मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको इस डायरेक्शन में जाएं तो इस डायरेक्शन में देखेंगे खाली बी मिल रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जाएं तो ए मिल रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जाएं तो बी मिल रहा है। कहने का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिल रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो बी ए मिलेगा, इसमें जाते हैं इस डायरेक्शन में तो ए बी मिलेगा। कहने का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जबकि इसमें देखिए, इसमें देखेंगे ए बी मिल रहे हैं, फिर इधर से गए तो बी ए, फिर इधर से गए तो ए, फिर इधर से गए। तो अगर इस कॉपी में करके आप अपने देखिएगा या इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप किसी शादी में जाइए, ठीक है ना। हालांकि लॉकडाउन में ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, इसमें लॉकडाउन का माहौल है, लॉकडाउन में बारातियों की संख्या कम हो गई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी शादी में जाइए, अगर उस शादी में ऐसा किया जाए कि औरतों को एक तरफ, बच्चों को एक तरफ और आदमी लोग को एक तरफ बैठा दिया जाए अलग अलग, एक रेगुलर अरेंजमेंट की इस डायरेक्शन में आदमी है, इस डायरेक्शन में बच्चे हैं और इस डायरेक्शन में औरतें, अलग अलग बैठा दिया गया। तो आप जिस डायरेक्शन में देखेंगे वो रेगुलर अरेंजमेंट होगी। तो रेगुलर अरेंजमेंट होगी, अगर आप बच्चों के साइड में देखेंगे तो आपको बच्चे ही बच्चे दिखेंगे, औरतों के साइड में देखेंगे तो औरतें ही दिखेंगी, अगर आदमियों के साइड में देखोगे तो आदमी दिखेंगे, ठीक है ना। यानी विभिन्न डायरेक्शन में विभिन्न प्रॉपर्टी आपको मिल गई। लेकिन अगर इनरेगुलर हो, सब ऐसे ही घुल मिल के बफर की पार्टी का एंजॉय ले रहे हैं, लड़के लड़कियां बच्चे सब आपस में एंजॉय कर रहे हैं इनरेगुलर अरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो अगर इनरेगुलर अरेंजमेंट आप किसी भी तरफ देखेंगे आपको सब सेम दिखेंगे कि हाँ यहाँ बच्चे औरतें आदमी सब हैं, कहीं भी देखेंगे आपको सब दिखेंगे, यानी उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिल जाता है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई ना। मतलब कि इनरेगुलर में सेम मिल जाता है किसी भी डायरेक्शन में, जबकि रेगुलर अगर अरेंजमेंट हो गया तो प्रॉपर्टी सेम नहीं मिलती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलती है। आई बात समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे NaCl, KCl, ZnAl, ठीक है ना। ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जबकि इसमें बात करेंगे तो रबर, ग्लास, ये सब है, ठीक है ना। रबर, ग्लास, ये सब तुम्हारे आपके क्या है, एमॉर्फस सॉलिड, जबकि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई बात समझ में। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि अब क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है तो हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को इतने पार्ट में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।